हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों को आपके YouTube चैनल PKY क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग टेस्ट सीरीज़ का 8वां वीडियो लेकर के आए हैं और फिर से आज हम लोग 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चला आ रहा टेस्ट सीरीज़ आप सभी लोगों को पसंद आ रहा होगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम आप लोग के लिए पूरी तरीक़ा से हर ऑप्शन का डिस्कशन देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। तो दोस्तों आइए आज हम लोग प्रश्न 1 पे आकर के और जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 1 ये कहता है कि ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। तो ये है कि ऑप्शन ए है बहिर्मंडल, ऑप्शन बी आयनमंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। दोस्तों इसकी आंसर यदि करें तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक ना। लेकिन इससे तो काम होगा नहीं, क्योंकि हम लोग डिस्कशन से कार्य कर रहे हैं। तो पहले ये जानिए कि वायुमंडल कितने प्रकार के। तो वायुमंडल 5 प्रकार के: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल, ठीक ना। 5 प्रकार के। यदि इंग्लिश जानने की कोशिश करें तो आयन है तो आयनो मंडल, ठीक ना, इसको ऐसे याद रखिएगा। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर, ठीक ना। समताप को स्टैटो कर लीजिए, स्टैटोस्फियर। बहिर्मंडल को एग्जोस्फियर। एक मध्य मंडल आ जाता है, उसको मेजोस्फीयर बोलेंगे, ठीक ना। तो आइए इसके बारे में और ज़रा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए ये रहा, कहता है कि क्षोभ मंडल यह वायुमंडल का सबसे निचली वाली परत है। क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई सतह से, यानी कि पृथ्वी से इसकी ऊंचाई जो है सतह से लगभग कितनी किलोमीटर दोस्तों? 18 किलोमीटर है, ठीक ना। ध्यान से देखते चलिएगा। अगला है कि सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, गरज, तड़प, ठीक ना, ये जितनी सारी होती हैं, ये सभी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। जरा से इसको नीचे करते हैं तो देखिएगा, आंधी जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में होती है, ठीक ना। तो आगे फिर देखिए, समताप मंडल, क्षोभ मंडल के बारे में जान गए कि ये सबसे निचली परत है। इसकी जो सतह से ऊंचाई है 18 किलोमीटर की होती है। और गर्जन, तड़पन, वर्षा, बादल, मेघ जो भी होती है किस मंडल में बनता है? तो क्षोभ मंडल में बनता है। नेक्स्ट है समताप मंडल। इसकी ऊंचाई कितनी है? सॉरी दोस्तों, 5 नहीं करके इसको 50 करिएगा, ठीक ना, मिसप्रिंट है यहाँ पे। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली की कड़क नहीं होती है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मिस्टेक ना हो जाए। क्षोभ मंडल में होती है बट समताप मंडल में नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। आगे है, इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। कहता है कि जो समताप मंडल है इसमें इसकी मोटाई 50 किलोमीटर, ऊंचाई 50 किलोमीटर, इसमें गर्जन तड़पन नहीं होती है। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत होती है, ओजोन गैस की एक परत होती है, परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रे है, बोले तो पराबैंगनी किरण है दोस्तों, उसको क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, ठीक ना। तो आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से प्लान वेग का मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 42.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो पृथ्वी के प्लान वेग का मान जो होता है दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक ना। लेकिन इतना से फिर होगा नहीं, इसको बारे में जानना होगा। तो जरा से जान लीजिए, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। 11.2 किलोमीटर जो पृथ्वी है, ऑप्शन सी जो है ये सूर्य का है प्लान वेग का मान, ठीक ना। और 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है ये चंद्रमा का है दोस्तों।
ये चंद्रमा का है। लेकिन और हम कुछ आपको डिस्कशन के रूप में बता देते हैं, आइए देख लेते हैं ज़रा सा। देखिए ये रहा, फ्लाइंग वेग क्या है इसके बारे में ज़रा जान लीजिए। ये कहता है कि एस्केप वेलोसिटी, फ्लाइंग वेग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। दोस्तों समझाने की कोशिश करते हैं आपको कि जो प्लान वेग होती है, यदि हम किसी चीज़ को, पिंड को ऐसे फेंकते हैं ऊपर की तरफ, किसी भी पिंड को, तो जिस 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से यदि फेंकेंगे दोस्तों उस पिंड को, तो वो पृथ्वी से, तो वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा, वो कभी फिर पृथ्वी पर लौट कर वापस नहीं आएगा। यही प्लान वेग कहलाता है। तो इनका यही बात है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा कि प्लान वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड की पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र क्या कर जाता है, पार कर जाता है, वो कभी वापस लौट के नहीं आता है। तो देख लीजिए, पृथ्वी का प्लान वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, सूर्य का प्लान वेग 42.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, चंद्रमा का प्लान वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों, भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अब पूछेगा कि बांग्लादेश की जो सीमा है भारत के साथ कितने किलोमीटर लगती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 40-96 किलोमीटर। 40-96 किलोमीटर सबसे अधिक लंबी सीमा। और अफगानिस्तान की बात करें तो भारत से सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से के साथ लगती है, जो आंसर होगा इसका 106 किलोमीटर। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई दोस्त कितनी है? देखिए जरा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं फिगर जरा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि सॉरी जी, ये रहा। और देखिए ना, आगे चल के हम बताने की कोशिश करते हैं आपको, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। देखिए जी हाँ, ये रहा दोस्तों, ये रहा। ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये देखिए हम आपको बताने की और दूसरी तरीक़ा से कोशिश करते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी इधर उधर अपनी मोबाइल को कर लीजिएगा। देखिए ये उत्तर नॉर्थ में, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो उत्तर से दक्षिण हम लोग का क्वेश्चन था, तो उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई भारत की कितनी है यदि ये पूछे तो आप आंसर कीजिएगा 32-14 किलोमीटर। यदि ईस्ट से और वेस्ट की बात आपसे पूछे दोस्तों तो आंसर कीजिएगा 29-33 किलोमीटर। ठीक ना, यही है बातें। ठीक है, अब आगे आप समझ गए होंगे। थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं, क्या है जानकारी, आइए देखते हैं इसमें। देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितनी? भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है, एवं पूरब से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर है। ठीक है,
यदि एक और बारे में जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा स्थल से लगा हुआ भाग की सीमा की लंबाई कितनी है टोटल भारत की, तो 15,200 किलोमीटर। फिर से ध्यान से देखिएगा 15,200 किलोमीटर। और इसके तटीय भाग की लंबाई की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर। परंतु यदि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई के बारे में बात किया जाए तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। इस चीज़ को हम फिगर पे बताने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं जरा सा फिगर पे। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए ये जो है ना, यहाँ से तो समुद्र लगा हुआ है, लेकिन जो स्थलीय भाग है जैसे गुजरात को पकड़ ले, यह थोड़ी सी यहाँ से गांधीनगर होते राजस्थान ऐसे 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 होते होते होते, ठीक ना, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से इधर न मत जाइए, बांग्लादेश वाला भाग को पकड़िए, यहाँ से ऐसे। इसकी जो लंबाई है ना, ये इसी की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर। समझ गए होंगे स्थलीय भाग की लंबाई कितनी है, क्यों 15,200 किलोमीटर किधर है। अब आगे देखिए ये बात हमने अगला क्या बोला है, अगला ये बोला है कि तटीय सीमा की लंबाई, पूरी तटीय सीमा की लंबाई। तो देखिए ये जो है, ध्यान से देखिएगा, ये जो है तटीय सीमा, ये जो समुद्र से लगता है ऐसे 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 जो है, ये जो है ये तटीय सीमा की लंबाई है। इधर मत जाइए, इधर मत जाइए, इधर मत जाइए क्योंकि इधर म्यांमार हो गया, ठीक ना। ये मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है। तो इसकी लंबाई यदि बारे में बात किया जाए तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। यदि और बात करें जो आपको 7516.6 है वो, तो इन सारे को तो ले लीजिए, इन सारे को तो ले लीजिए, यहाँ से ऐसे ऐसे अभी जो हम बताएं यहाँ से ले लीजिए। लेकिन इधर देखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, तो ये भी भारत के हिस्से में आता है। तो इन सारे को यदि मिला लिया जाता है ना तो 7516.6 हो जाता है किलोमीटर। समझ गए होंगे। आगे देखिए, ये है बड़ा जी का मान कितना होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन इतना देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन इसका आंसर हो जाता है दोस्तों 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। दोस्तों कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बड़ा जी जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक उसका यही होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे केजी स्क्वायर, यही इसका मात्रक होता है, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, मान दिया कर लीजिए 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। कभी कभी ये भी पूछ लेता है ये मान किसने दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। क्या? हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वर्ण मंदिर दाम्बुला कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी भारत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, श्रीलंका। जरा सा जानने की कोशिश कीजिए कि श्रीलंका में कैंडिस से 60 किलोमीटर उत्तर पर ये स्वर्ण मंदिर दाम्बुला पड़ता है, जो जाफना में पड़ता है। जाफना जगह है एक श्रीलंका में, याद होगा आपको, मालूम होगा आपको, जो कि श्रीलंका का एक तीर्थ स्थल माना जाता है। वहाँ पे गौतम बुद्ध की सोने की मूर्ति लगाई गई है। जरा सा हो सकता है इसका फिगर भी हो, आप जरा सा देख लीजिए फिगर में। देखिए ये जो मूर्ति है गौतम बुद्ध जी की है, क्योंकि वहाँ पे लोग पूजा करते हैं। ध्यान से देख लीजिए आप इस फिगर को और ये समझ लीजिए ये क्या है, गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल है। कितना खूबसूरत है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए गीत, ऑप्शन बी गरुड़ पुराण, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। आप सभी लोगों को पता होगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सत्यमेव जयते के अर्थ क्या होता है, सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय होती है, विजय होती है, सत्य की विजय होती है, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब यदि ये भी जाननी चाहें कि
उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या, तो अभी टोटल उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। नेक्स्ट देखिए, माचिस की टिप पर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? माचिस का जो ये तिल्ली होती है, जैसे कि माचिस हो गया, तो इसके आगे ऐसे होती है ना, तो ये किस चीज़ का बना होता है? ये किस चीज़ का बना होता है? आगे वाला पोर्शन किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन देखिए, श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी लाल फास्फोरस, ऑप्शन डी फिटकिरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? लाल फास्फोरस इज द राइट आंसर। लेकिन ज़रा सा जानने की कोशिश किया जाए और क्या होती है। देखिए, हाँ जी, देखिए, श्वेत फास्फोरस का उपयोग चूहा को मारने में किया जाए, जो ऑप्शन में हम लोग का था, ऑप्शन में हम लोग का था। और लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद सल्फर जो है, सल्फर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कीटाणुनाशक के रूप, कीटाणु को मारने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। फिर बारूद बनाने में, औषधि बनाने में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबेल गैस नहीं है? ऑप्शन ए रेडॉन, बी आर्गन, सी सिलिकॉन, डी नियॉन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिलिकॉन। क्योंकि ये आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 0 के तत्व हैं, ठीक ना। रेडॉन, आर्गन और नियॉन, लेकिन सिलिकॉन नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 110, बी में अनुच्छेद 112, सी में अनुच्छेद 280, डी में अनुच्छेद 108। ऐसे तो इसकी आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280, 280। लेकिन ज़रा सा जानने की कोशिश कीजिए, 110 क्या है? 110 क्या है? तो कहेंगे धन विधेयक, कहेंगे धन विधेयक, ठीक है। अनुच्छेद बी जो है 112, इसमें बजट शब्द की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 108 जो है, जब केंद्र के दोनों सदनों में किसी विधेयक पर मतभेद हो जाता है तो उसमें संयुक्त अधिवेशन बुला करके 108 के तहत उसको निपटारा की जाती है। तो आंसर इसका क्या होगा? संयुक्त अधिवेशन। ध्यान से देख लीजिएगा इसको, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। तो दोस्तों ये रहा आपका 10 प्रश्न आज का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों। 10 क्वेश्चन के कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका कितना आंसर, क्वेश्चन का आंसर सही हुआ और कितनी गलत हुआ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय, धन्यवाद।